कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 17वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। ये प्रोग्राम आपके कमेंट पे आधारित प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 17वां पार्ट देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे पहला अपना कमेंट लेते हैं। सर जी, मैंने सेक्शन 9 का केस किया है मेरी पत्नी पर, तो इसका कोर्ट वाला नोटिस कब तक जाता है, कितने मंथ में जाता है? तो देखिए, जब आपने सेक्शन 9 का केस किया होगा, जब एडमिशन पे आर्गूमेंट हुआ होगा यानी दाखिला हुआ होगा, पहली बार बहस हुआ होगा, तो जज साहब उसी समय नोटिस के लिए आदेश कर देते हैं। तो ऐसे में उसके बाद आपको 1 से 2 दिनों के बाद कोर्ट जाना होता है, वहाँ पे पैरवी करनी होती है। आप नहीं जाएंगे तो आपके वकील ही चले जाएंगे, वही जाके सम्मन की पैरवी कर देते हैं और उसके बाद नोटिस निकल जाता है कोर्ट से। और उसके बाद दूरी के हिसाब से होता है, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी उसी ज़िले में रह रही हैं जिस ज़िले में कोर्ट है, तो ऐसे में 2 से 3 दिनों के अंदर ही उन्हें नोटिस प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही बहस होती है, पहली बार एडमिशन होता है, उसके बाद तुरंत आदेश हो जाता है नोटिस का। उसके 2-3 दिनों के बाद आपको पैरवी करनी होती है, पैरवी के बाद कोर्ट से नोटिस निकल जाता है। तो चलिए अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, मेरा दोस्त अपनी वाइफ के खिलाफ 6 मंथ पहले एसपी ऑफिस में थाने में सनह दिया था। उसकी नकल नहीं निकल पाया, लेकिन उसका रजिस्टर पे पत्रांक नंबर दोनों जगह का मालूम है। तो कैसे अब निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों जगह जाने पे बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ रखा है। क्या सर आरटीआई से निकल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। आप इसके लिए आरटीआई लगाइए। आरटीआई में ये लिखिए कि जो कॉपी आई थी यानी जो एप्लीकेशन दिया गया था उसकी कॉपी, और साथ ही साथ उसमें क्या कार्यवाही की गई, इसके लिए आप जवाब मांगिए। तो इसके लिए आप आरटीआई लगाइए और जवाब मांगिए और कॉपी की डिमांड करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, शादी करना कोई गुनाह है? शादी के बाद लड़का लोग ही गलत हो जाता है सर। लड़का के माता पिता भाई बहन लोग खराब होते हैं, लड़कियों के माता पिता लड़की खराब नहीं होती है। एक तरफा कानून क्यों बनाया गया है सर? 498A मिसयूज़ नहीं करती हैं। अब देखिए, ऐसा कानून बन गया है तो क्या किया जाए? अब इसको सरकार को और कोर्ट को सोचना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि 498A कानून में कुछ संशोधन ला दिया जाए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वास्तव में मिसयूज हो रहा है और इससे पुरुषों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा नरक बन चुकी है। तो ऐसे में 498A केस में काफ़ी ज़्यादा संशोधन करने की आवश्यकता है और कोर्ट को और सरकार को इस बात पे ज़रूर विचार करना चाहिए। तो चलिए अब हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। सर, नंबर बंद है आपका? जी हाँ, बिल्कुल। जो नंबर आपको मेरे वीडियो में दिखाई देता होगा वो नंबर हमेशा ऑफ ही रहता है, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप चलता है। तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो जो मेरा नंबर आपको वीडियो में शो करता है उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। और अगर आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 200 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना भी चाहते हैं तो ऐसे में व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, सारी चीज़ें आपको वहीं पे डिटेल में बता दी जाएंगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरे दोस्त के वाइफ ने इंटरिम मेंटेनेंस का 5,000 का ऑर्डर हुआ था जो दे रहा था, उसके ऑर्डर के बाद दोस्त ने डिवोर्स का केस किया। अब मेंटेनेंस का केस फाइनल 10,000 का ऑर्डर हुआ है। क्या 10,000 रुपये किस तारीख से देना होगा, और यदि देता है तो डिवोर्स हो जाएगा या डिवोर्स के लिए कुछ और रुपए देना होगा? तो देखिए, ये जो 10,000 रुपये का आदेश आया है, फाइनल ऑर्डर आया है, तो जो ऑर्डर आया है उसी में लिखा होगा कि ये 10,000 रुपये आपको कब से देने हैं, डेट ऑफ ऑर्डर से देना है या फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन से देना है। तो एक बार आप ऑर्डर को ध्यान से पढ़िएगा, उसी में ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि ये पैसे आपको कब से देना है। और जैसा मुझे लगता है, जब आप इंटरिम मेंटेनेंस 5,000 रुपये दे रहे थे तो ऐसे में ये जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आया होगा कि आपको ये जो रुपए देने हैं वो डेट ऑफ ऑर्डर से देने हैं, यानी जिस दिन का आदेश आया है उस दिन से आपको पैसे देने हैं। क्योंकि जब आप इंटरिम मेंटेनेंस दे रहे होते हैं तो ऐसे में जो कोर्ट आदेश करता है वो यही करता है कि जो मेंटेनेंस दिया जाए वो डेट ऑफ ऑर्डर से दिया जाए। तो एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा ऑर्डर को, आपको उसमें दिख जाएगा, आपको उसमें मिल जाएगा कि इस आदेश का पालन आपको कब से करना है, कब से आपको पैसा देना है। और रही बात, अगर आप मेंटेनेंस देने लगते हैं तो ऐसा नहीं
नहीं है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, आपको डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। डिवोर्स लेने के लिए आपको केस लड़ना पड़ेगा, जिस ग्राउंड को आपने बनाया है डिवोर्स का आधार उसे साबित करना पड़ेगा, तब आपको डिवोर्स की डिग्री मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेना चाहते हैं, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि डिवोर्स के लिए कुछ और पैसे रुपए देने होंगे क्या, तो देखिए अगर आपकी जो पत्नी है वो एक मुश्त पैसे की मांग कर रही है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए, तब तो ऐसे में आपको पत्नी को एक मुश्त भरण पोषण देना पड़ेगा, तभी वो डिवोर्स के लिए रेडी होंगी। बाकी अगर आपने डिवोर्स केस किया है और आप चाहते हैं कि आपने जिस आधार पर डिवोर्स का केस किया है उसे साबित ही करना चाहते हैं, कंटेस्टेड ही डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप डिवोर्स ले सकते हैं। फिर आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, जो मेंटेनेंस दे रहे हैं वही देते रहेंगे और आपका डिवोर्स भी हो जाएगा। तो अगर आप कंटेस्टेड डिवोर्स लेते हैं तो ऐसे में अब एक भी रुपये आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप मेंटेनेंस ही देंगे। और बाकी यदि आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेना चाहते हैं तो ऐसे में जो पत्नी का शर्त होगा, जो डिमांड होगा, उसके आधार पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर 13A परित्याग के आधार पर डाल रखा है, पत्नी 14 साल से अलग रह रही है, क्या कोर्ट में मेरे को साबित करना होगा, कैसे साबित करूं? तो इन्होंने डिवोर्स का केस डाला है डिजर्सन के आधार पे, यानी परित्याग के आधार पे, अभित्यजन के आधार पे। तो देखिए आपने जो केस डाला है उसमें जो आपकी पत्नी है वो 14 साल से अलग रह रही हैं, तो ऐसे में ये तो डिवोर्स का आधार बन ही रहा है। तो ऐसे में आपको साबित करना पड़ेगा कि जो आपकी पत्नी है वो 14 साल से बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं और आपने उन्हें बुलाने का भी प्रयास किया है, फिर भी वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं हुई। और इस बात को साबित करने के लिए आप गवाही करा सकते हैं, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी लगा सकते हैं, या फिर आपने सेक्शन 9 का केस किया है, आपको उसकी डिग्री मिल चुकी है तो आप ये भी लगा सकती हैं, या फिर ऐसा ही कोई अन्य सबूत आपके पास है जिससे आप ये चीज़ें साबित कर पाएँ तो वो भी चीज़ लगा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे कॉल पे बात करिएगा, मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर फ़ोन में आप कितना टाइम देते हैं अपॉइंटमेंट में? तो देखिए मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जो अपॉइंटमेंट लेने की फ़ीस है वो 200 रुपये है, लेकिन इसमें मैं कोई लिमिटेड टाइम नहीं देता हूँ, फिक्स टाइम नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का मैं फिक्स टाइम देता हूँ। आपको जितना देर लगता है, जब तक मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं बता देता हूँ तब तक मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि अगर मैं फिक्स टाइम इस वजह से नहीं देता हूँ कि अगर मैंने आज जैसे मान लीजिए आपको 20 मिनट का टाइम दे दिया तो ना उस 20 मिनट में आप अपनी समस्या बता पाएंगे, ना ही मैं आपको उसका जवाब दे पाऊंगा, फिर बात करने का क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने 200 रुपये जो चार्ज रखा है सिर्फ इस वजह से रखा है कि लिमिटेड लोग ही मुझसे बात कर पाएँ। अगर मैं इस चीज़ को फ्री कर देता हूं तो ऐसे में मुझे दिन भर इतने ज़्यादा फ़ोन आएंगे कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगा, कोई अपना दूसरा काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इस वजह से 200 रुपये का फीस रखा है, लेकिन इसके लिए कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। जब तक मैं आपकी समस्या का समाधान न बता दूं तब तक मैं आपसे बात करूंगा, कोई लिमिट नहीं होता है इसका। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर आपसे मिलकर एडवाइस लेनी हो तो कैसे मिल सकते हैं, कौन से कोर्ट में बैठते हो आप? देखिए मुझसे मिलने से अच्छा है आप मुझसे फ़ोन पे ही बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और फ़ोन पे बात करके ही समस्या का समाधान प्राप्त कर लीजिए। ये सबसे सरल रास्ता है और सबसे आसान उपाय है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। नाइस वीडियो सर, थैंक यू। तो चलिए अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। रिस्पेक्टेड सर, मेरी वाइफ ने मेरे पेरेंट्स और सिस्टर पे 498A 406 323 किया है और आईओ के द्वारा ये नेम रिमूव होने पर क्या मेरे पेरेंट्स और सिस्टर वाइफ पे IPC 211 और DV का केस कर सकते हैं क्या? तो देखिए जो IPC की धारा 211 होती है उसके अंतर्गत जो केस दर्ज किया जाता है वो प्राइवेट कंप्लेन नहीं होती है, ना ही इसमें आप FIR दर्ज करा सकती हैं। जैसे अन्य जो आपके साथ अपराध होते हैं उसमें आप पुलिस कंप्लेंट करके FIR दर्ज करा देते हैं या फिर कंप्लेंट केस यानी परिवाद दर्ज करा देते हैं। ऐसा भारतीय दंड संहिता की धारा 211 में नहीं होता है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 211 होती है उसके अंतर्गत जो केस दर्ज होता है वो पुलिस अधिकारी ही दर्ज करा सकता है। यानी यदि किसी पुलिस अधिकारी को कोई झूठी सूचना देता है, झूठी शिकायत करता है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी जो होती हैं खुद ही इस केस
केस को दर्ज कराती हैं, खुद ही इस केस में पार्टी बनते हैं कि मेरे पास इस व्यक्ति ने मेरा समय बर्बाद किया, कानून का दुरुपयोग किया, किसी व्यक्ति की झूठी कंप्लेंट मेरे पास की। तो ऐसे में जो आईओ होती है खुद पार्टी बनते हैं और खुद ही इस केस को दर्ज कराते हैं, इस धारा के अंतर्गत खुद ही इस मुकदमा को दर्ज कराती है। तो ऐसे में आप आईओ से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि अगर वो चाहे तो खुद ही वो इस केस को दर्ज कराएंगे और खुद ही पार्टी बनेंगे। तो अगर आईओ तैयार हो जाती है तब ये केस दर्ज हो सकता है, बाकी आपकी बहन या फिर माँ इस केस को नहीं दर्ज करा सकती हैं। और जो डीवी एक्ट का केस है वो आपकी माँ या फिर आपकी बहन आपकी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकती हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इससे कोई फायदा नहीं मिलता है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। डियर सर, एमएलसी क्या होता है और कब और किस प्रकार वाइफ द्वारा मेडिकल करवाया हुआ कोर्ट में वैलिड माना जाता है 498A केस में? देखिए, एमएलसी का पूरा नाम होता है मेडिको लीगल केस या फिर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। ये इसको हिंदी में डॉक्टरी मुलैया भी बोला जाता है। और देखिए, जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या फिर मेडिको लीगल केस होता है वो सरकारी डॉक्टर बना के देते हैं। तो अगर सरकारी डॉक्टर ने बना के दिया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन के आया है, तो भी ऐसे में ये वैलिड होता है और ये वैलिड एविडेंस माना जाता है। बाकी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाया गया है तो इसकी उतनी मान्यता नहीं होती है। कोर्ट इसके आधार पे कोई जजमेंट नहीं सुनाता है, कोई फैसला नहीं करता है। तो अगर सरकारी अस्पताल से बना है तभी इसकी मान्यता होती है। तो चलिए अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी वाइफ घर से खुद चली गई थी, उसके बाद मैंने मिसिंग जीडीई किया 15/10/2018, फिर सेक्शन 9 किया 7/1/2019, जो उसी के क्रिमिनल केस होने के बाद डिस्पोजल करवाया। उसके बाद उसने झूठा 7/3/2019 498A और 125 किया, उसमें झूठ लिखकर कि 13/5/2019 में मैंने घर से निकाला और कोर्ट ने मेरे एक भी नहीं सुना। जस्ट रेलवे एम्प्लॉय सुन के 5,000 इंटरिम ऑर्डर कर दिया। मैं क्या करूं? क्वेश करवाना पॉसिबल होगा? अब देखिए, ये आप क्या पूछ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप कह रहे हैं कि आपने जो सेक्शन 9 का केस किया है वो 7/1/2019 को कर दिया है, फिर आप कह रहे हैं कि आपकी जो पत्नी है 7/3/2019 को आपके ऊपर 498A और 125 का केस लगा दी, यानी तीसरे महीने में 7 तारीख को 2019 में केस लगाई। और फिर आप कह रहे हैं कि उसी में जो केस आपकी पत्नी ने दर्ज कराया है तीसरे महीने में 7 तारीख को, उसी में उसने लिखा है कि 13/5/2019 को घर से निकाल दिया गया, यानी 5वें महीने में घर से निकाल दिया गया। यानी केस हुआ है तीसरे महीने में और 5वें महीने में उसे घर से निकाल दिया गया। तो इतनी बड़ी कंप्लेन आपकी वाइफ नहीं कर सकती है। आपने ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है। तो एक बार आप क्वेश्चन सही से पूछिए, अच्छी तरह से पूछिए, तभी इसका जवाब दिया जा सकता है। क्वेश्चन आप सही से पूछिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। डियर सर, मेरे ऊपर झूठा केस हुआ है, मेरी पत्नी ने किया है। हाँ बिल्कुल, जिस समस्या से आज आप परेशान हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। सिर्फ आप ही नहीं, बहुत ज़्यादा इस समस्या से लोग परेशान हैं। तो आपके ऊपर झूठा केस हुआ है, तो ऐसे में उस केस का डिफेंड करिए और अपने आप को बेगुनाह साबित करिए और आपकी वाइफ ने जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए हैं उसे झूठा साबित करने का प्रयास कीजिए। अगर आपके ऊपर झूठा केस किया हुआ है तो ऐसे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, खूब आराम से आप उस केस से बरी हो जाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, क्या 498A DV 125 के बाद रेलवे के एम्प्लॉय की शिकायत करने या रेलवे डिवीजन में कंप्लेंट करने पे हस्बैंड जॉब से सस्पेंड हो जाएगा? एंड अगर कुछ टाइम के लिए जेल गया तो जॉब रहेगी या नहीं? देखिए, अगर आपके जो पति हैं वो रेलवे एम्प्लॉय हैं, ऐसे में आप उनके ऊपर जो आपने 498A DV 125 का केस कराया है उस बात की शिकायत उनके डिपार्टमेंट पे कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। रेलवे इस पे एक इंक्वायरी बैठा देता है और फिर उसमें रिपोर्ट लग जाता है कि कोर्ट के आदेश आने तक इनकी नौकरी ऐसे ही रहेगी। जब कोर्ट का अंतिम निर्णय आ जाएगा उसके बाद इस कंप्लेन पे फैसला किया जाएगा। और रही बात अगर हस्बैंड जेल चले जाते हैं तो अब ऐसा नहीं है कि उन्हें निकाल ही दिया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें टर्मिनेट या सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर हस्बैंड जेल चले जाते हैं तो फिर एक इंक्वायरी बैठाई जाती है। अब इंक्वायरी और कमेटी का जैसा फैसला होता है वैसा किया जाता है।
है, अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो जेल जाने के बाद भी अगर जो इंक्वायरी बैठती है उसमें यही फैसला आता है कि हस्बैंड जो जेल गए हैं, तो अभी कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आया है, कोर्ट का अंतिम निर्णय आने के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जेल जाने के बाद या फिर आपके कंप्लेन कर देने से उनकी नौकरी चली जाएगी या फिर वो टर्मिनेट हो जाएंगे। सिर्फ उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और प्रैक्टिकली में यही चीज़ होता है कि जो इंक्वायरी बैठती है वो रिपोर्ट लगा देता है कि कोर्ट का अंतिम निर्णय आने के बाद फैसला सुनाया जाएगा, फैसला किया जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर 125 में वाइफ ने हस्बैंड की इनकम की गलत डिटेल डाल रखी है, हम क्या कर सकते हैं? 125 और 498 ए में वाइफ ने एलिगेशन लगाई है, वो दोनों डिफरेंट है, तो कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? इस आपका ये जो कमेंट आया है ये आपने कल के भी वीडियो में पूछा था, तो कमेंट बॉक्स का जो 16वां नंबर का प्रोग्राम है आप उसे देखिएगा, मैं उसी में इसका जवाब दे चुका हूँ। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, प्रथम दृष्टि का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? प्रथम दृष्टिया का इंग्लिश मतलब होता है प्राइमरी फेसिया। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वेरी नाइस सर जी, थैंक यू। अब जो भी कमेंट आए थे आज के मैंने सारे कमेंट्स का जवाब दे दिया है, बाकी ये जो नीचे कमेंट है उसका मैंने कल के ही वीडियो में जवाब दे दिया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस प्रोग्राम से आपको कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो ऐसे में आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।